जय श्री राम। स्वागत एक बार फिर से आपका अपने ही चैनल जेबी डिवोशन। पहुंच गए हम लोग एपिसोड नंबर 4 पे। और एपिसोड में हमने देखा किस प्रकार से कुंवर प्रताप की सजा दंड मिला था, वो उससे मुक्ति पा गए हैं 2 दिन बाद। अब जैसा कि छोटी माता अत्यधिक प्रेम करती हैं कुंवर प्रताप से, तो उनके अंदर वो केयरिंग नेचर दिखाया है कि हाँ, सबसे पहले आप आके भोजन करिए, क्योंकि 2 दिन से आपने ढंग से खाया नहीं, इसलिए हो सकता है कि आप सही महसूस न करो। देखिए, इस पूरे प्रकरण में एक चीज हम लोगों ने बहुत अच्छे से देख ली कि किस तरीके से धर्म सबसे ऊपर, और उस धर्म में भी सबसे ऊपर वो जिससे सबका सुख निहित हो, ये सिखाने का प्रयत्न किया गया कुंवर प्रताप। कुंवर प्रताप ने जिस प्रकार के प्रश्न अपनी माता से पूछे थे, उन प्रश्नों के उत्तर के प्रतिरूप में उनको यही प्राप्त हुआ कि धर्म धर्म होता है, लेकिन कई बार धर्म से रणछोड़ बनना पड़ता है। यहाँ थोड़ा पीछे हट करके दोबारा इस चीज को करेंगे, लेकिन अभी भलाई यही है क्योंकि मेवाड़ पीछे चला जाता, मेवाड़ के पास कुछ न बचता। तो अभी करना यह है कि युद्ध को किसी तरीके से रोकना है, जिस भी तरीके से रोका जा सके। क्रोध में संयम पाना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि जो भी योजना उन्होंने अभी तक बना के रखी है और रोक के रखी है, वो अभी इस भूल से, कुंवर प्रताप की इस भूल से अगर कहीं ना कहीं क्रोध आ जाता उदय सिंह जी को, तो वो उनकी जो जितने दिनों ने उन्होंने वो प्रण लिया था या पश्चाताप किया था, उस समय का इंतजार किया था, सब धरा खराब हो जाता। चलिए शुरू करते हैं एपिसोड 4। नहीं, आपने ऐसा इसलिए किया ताकि आपकी सब प्रशंसा करें, ताकि दासी राज की नजरों में आप चढ़ सकें। भाई शक्ति, आप जानते हैं राजीराज से हमें प्रशंसा नहीं, दंड मिला था। 2 दिन महल में हम भी बंदी बनकर रह सकते थे, पर आप तो हमें कभी वीरता दिखाने का अवसर ही नहीं देते। आप उस दिन डर से थर-थर कांप रहे। तो क्या हुआ, हम कांपते कांपते दिखा देते वीरता, प्रशंसा तो मिलती हमें भी। भाई शक्ति, आपको जो सोचना है आप वो सोचो, और हमने वो किया जो उस समय हमें उचित लगा। अब जाने दीजिए। हमें जाने दे, हमें दाजीराज से मिलना है, जाने दीजिए हमें। क्षमा करें बाबूजीराज, आपके लिए हमें अन्नदाता के स्पष्ट आदेश हैं कि आपको हथियार बंद रक्षक के बिना किले के बाहर नहीं जाने दिया जाए। देखिए, हमें इसी समय दाजीराज से मिलना है, आप क्यों रोक रहे हैं हमें? हमें जाने दीजिए। क्षमा करें बाबूजीराज, हमें आदेश नहीं है। देवीदास दादा, हमें पता है आप दाजीराज के पास जा रहे हैं, हमें भी अपने साथ ले चलिए ना। क्षमा करें बाबूजीराज, हम ऐसा नहीं कर सकते, अन्नदाता गुस्सा हो जाएंगे। हम शपथ लेके कहते हैं, हम आपके लिए कोई समस्या नहीं खड़ी करेंगे। हमें तो केवल क्षमा मांगनी है दाजीराज से, ले चलिए ना दादा। चलिए। प्रणाम। ये तुम्हारी बहन के ब्याह के लिए, पर हाँ, इसे लौटाना मत भूलना। चलिए बाबूजीराज। हुकुम। घबराओ मत, जब बाबूजीराज हमारे साथ बाहर जा रहे हैं तो तुम्हें डरने की क्या जरूरत है? कोई तुम्हें कुछ क्या बोलेगा, डरो मत। दादा, हाँ, दरबार में शम्स खान वाली झड़प के बाद में सुना है कि सभी राज कर्मचारियों ने वेतन लेना बंद कर दिया है। फिर आपके पास में इतनी सारी अशर्फियाँ कहाँ से आ गई? वो क्या है ना बाबूजीराज कि हम बचत बहुत अधिक करते हैं, तो अगर किसी गरीब को किसी काम की जरूरत पड़े तो उसका काम ना रुके। अच्छा, अभी हम चलते हैं, हमें बहुत देर हो रही है। अन्नदाता भी बैठक में पहुंच चुके होंगे ना? दाजीराज कौन सी बैठक में गए हैं? इसके हमें कोई जानकारी नहीं बाबूजीराज, अभी हमें तुरंत चलना चाहिए।
इस वक्त न छेड़ो हमें। इनायत खान, तुम हमें अपनी मेहनत का मजा ही नहीं लेने देते। कब से नजर थी उदय सिंह के इस घोड़े पर हमारी, आज ये तोहफे में हमें मिल गया है तो हमें इसका लुत्फ तो उठाने दो। राजपूतों के घोड़े पे चढ़ के राजपूतों का ही सर कुचलेंगे, कितना मजा आएगा। और फिर फक्र से तुम सब हमारे लिए नारे लगाओगे, शम्स खान जिंदाबाद। गुस्ताखी के लिए माफी चाहता हूँ। मैं तो सिर्फ इतना कहने आया था कि उदय सिंह के यहाँ से अशर्फियों की पहली खेप आ चुकी। खुद को कितना शूरवीर समझता था उदय सिंह, लेकिन दरबार में चूहा बन गया और सारा का सारा मेवाड़ आपके कदमों में लाके रख दिया। ले जाओ इस बेवकूफ को हमारी नजरों के सामने और खाड़ के रेगिस्तान में तपती रेत में छोड़ना। भूख प्यास और लू के थपेड़ों से तड़प तड़प के मरना चाहिए बेवकूफ। अगर ये तू सोचता है कि उदय सिंह ने हमसे घबरा के हमें ये सब दिया है तो फिर तेरे जैसा बेवकूफ दुनिया में दूसरा नहीं है। उदय सिंह तो इसलिए चुप था क्योंकि वो हमारे खिलाफ एक बड़ी साजिश रच रहा है। वो नहीं चाहता कि उसकी साजिश पकने से पहले खुल जाए। राजपूतों की रगों में चीते का खून होता है, वो कभी खामोश नहीं बैठेंगे। हम उन्हें जितना दबाएंगे वो पलट के वार करने के हम पे उतने ही मंसूबे बनाएंगे। मैं सूंघ रहा हूं एक साजिश। उदय सिंह, मुझे बड़ी बड़ी बेसब्री से इंतजार है तेरी एक कमजोर से जवाब का। उधर तू धोखे हम पे हमला करे और हम तेरा सर अपनी जूती से कुछ यूं कुछ यूं कुछ यूं 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 यूं। देवीदास दादा, आप हमेशा घोड़े पर हमें धूप से बचाने की कोशिश करते हैं ना, पर जब हमें सारी उम्र युद्ध के मैदान में रहना है तो अभी से धूप में घुड़सवारी की आदत तो डालनी होगी ना। फौजीराज, ये सही है कि आप मेवाड़ के राजकुमार हैं और मैं आपका एक साधारण सा सेवक, मगर भूल चूक माफ। मैंने सदा आपको अपने बच्चों सा माना और फिर बड़ों के होते बच्चों की आंख पे धूप पड़े, ये कैसे हो सकता है? मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा ना बाबूजीराज? हमारे राजपुरोहित ने हमें अपनी योजना के लिए तिथि बता दी। इससे पहले कि हम आप सामंतों के सामने अपनी योजना खोलें, हम आपको एक कठोर सत्य बताना चाहते हैं। मां चामुंडा पर बलि चढ़ाने के लिए हमें अपने कुछ बहादुर राजपूतों के सर चाहिए ताकि मां चामुंडा का आशीर्वाद हमें मिल सके। हम तंबू के अंदर बैठे हैं, आप लोग आपस में सलाह कर लीजिए कि कौन इस पुण्य कार्य के लिए अपने प्राणों की बलि देने के लिए तैयार है। जो भी तंबू में हमारे पीछे आएगा उसे बलि के लिए तैयार समझा जाएगा। रावत साइदास चुंडावत पीढ़ियों से मेवाड़ राज घराने के विश्वास पात्र, मेवाड़ी फौज के हरावल दस्तेदार, मेवाड़ के लिए बलिदान के
पहले हकदार। राज राणा सूरतन सिंह, इनकी तलवार हवा से भी तेज चलती है। राज राणा बलराम सिंह, जो पृथ्वी के किसी भी घोड़े को चुटकियों में साध सकते हैं। राव प्रताप सिंह, रावत श्री, आइए सांगा सिंह जी, आइए। आप सभी शूरवीर हैं, मेवाड़ के राज सिंहासन के प्रति वफादार। आप सब हमारे एक इशारे पर अपनी जान लुटा सकते हैं, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या यह पर्याप्त है? क्या हुआ देवीदास दादा, हम रुक क्यों गए? बाबूजीराज, लगता है अन्नदाता की बैठक आरंभ हो चुकी है। आप यहीं रुके और उनकी प्रतीक्षा करें। बैठक के बीच में वहां नहीं जा सकते, लेकिन मुझे उनकी सेवा के लिए वहां मौजूद रहना है, इसलिए मैं जाकर अपनी तैनाती लेता हूँ। आप चिंता ना करें दादा, हम यहीं रुक के दाजीराज की प्रतीक्षा कर लेंगे। हमारे बाप दादाओं ने और उनके बाप दादाओं ने अपनी मातृभूमि के लिए जान की बाजी तक लगा दी, और एक लिंग नाथ जी के आशीर्वाद से वो सफल रहे, स्वतंत्र रहे। इसलिए मेवाड़ सफल रहा, मेवाड़ स्वतंत्र रहा। दूसरी ओर हमने शेर शाह के सामने आत्मसमर्पण किया, और आज उसकी मौत के 41 दिनों बाद उसका सेनापति शम्स खान अपनी छावनी की शक्ति बढ़ा रहा है, हमें पूरी तरह से गुलाम करने के सपने देख रहा है। आज चित्तौड़ के किले पर मेवाड़ का ध्वज नहीं, अफगान का ध्वज लहरा रहा है। क्या ये सब देखकर आपका सर लज्जा से झुक नहीं जाता? क्या आपका मन नहीं रोता? बोलिए, क्या ये लज्जा की बात नहीं है कि हमें अपनी भूमि पर छुप छुप कर मिलना पड़ता है? क्या वो सब कुछ सोचकर आपके मन में उसका खून बहाने की इच्छा नहीं हुई? आप आदेश करें कि क्या करना, आपके एक इशारे पर हम हंसते हंसते मेवाड़ के लिए अपना जीवन बलिदान कर सकते हैं। सोच लीजिए एक बार फिर, क्योंकि बलिदान की राह पर चलने वालों के लिए वापसी का मार्ग नहीं होता। आज्ञा दीजिए महाराज, हम हर बलिदान के लिए तैयार हैं। हाँ, तैयार है, तैयार है, तैयार है, तैयार है, तैयार है, तैयार है, तैयार है। दाल में कुछ काला नजर तो आ रहा है। अशरफियां हाथों में न दे करके जमीन पर फेंक देने से ही पता चलता है कि अशरफियों की गर्मी ज्यादा है, और फिलहाल उनका जो कैरेक्टर मोल्ड दिखाया सडन, तो वो जिस एक्सप्रेशन के साथ बात करते, बहन की शादी नहीं करनी क्या, तो लग रहा था कि बराबर घूस चलती रहती है। कुछ अंदर बाहर करना है। और अब जिस प्रकार से वो छुप के सुन रहे हैं। अच्छा, जब ये उदय सिंह जी ने सबको बुलवाया कि 5 मुझे जो है बलि देनी है, तो मुझे ऐसा लगा कि वो ढूंढना चाह रहे हैं कि जो 5 लोग अंदर आएंगे मैं उन्हीं को बताऊंगा सारी प्लानिंग, लेकिन सब अंदर आए। हाँ, और वो सही दिनांक जो उन्होंने कहा कि हाँ, एक लिंगेश्वर महाराज ने जो तिथि निर्धारित की है मैं उन्हीं को बताऊंगा, लेकिन वो एक एक करके सब अंदर चलेंगे। ये दिखता है मातृभूमि के प्रति प्रेम, जिसको नहीं प्यारी निज भाषा निज देश, वह सुकर सा डोलता धरा मनुष्य का वेश। देखने में ये अच्छा लग रहा है कि आंखों में अंगार, हाथों में जोश,
और सबकी एक, हाथों में तलवार, सबकी भावना एक, युद्ध। युद्ध युद्ध। खून नहीं खोल रहा, अभी चलते हैं। आज जोश। अच्छा वो अच्छा लगा मुझे, शमशान वाला देखा, वो तो चूहे जैसा आपके सामने डर गया। अरे वाह, इसको रेत में डाला। इसके लिए अलग से सजा दो, तपती रेत में ही छोड़ना इसको। भाई साहब अलग कैरेक्टर दिखाया है, मजा आ रहा है फिल्म को देख के। ये जो गधा आदमी उसकी प्लानिंग नहीं समझ पा रहा है कि हमारे साथ करेगा क्या। इसको रेत में डालो, इसको भून डालो। सही है। फिलहाल अभी देखना यह है कि किस तरीके से कुंवर प्रताप ये देख रहे हैं कि देवीदास जी अंदर नहीं जाकर के बल्कि बाहर से कान लगा के सुन रहे हैं। वो ये सारी गुप्त जानकारियां वो देंगे किसको, हमको पता है। क्या इसका पता, इसका खुलासा युद्ध लगा पहले चल पाएगा कि नहीं। चलिए सब कुछ देखेंगे आगे आने वाले एपिसोडों में। फिलहाल इस एपिसोड को करते हैं समाप्त, शीघ्र ही मिलेंगे नए के साथ। तब तक के लिए राधे।